तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे जनादेश 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रुझान आने चालू हो गए हैं। फैसला नहीं आया है, परिणाम नहीं आया है, पर रुझान आया है और रुझान तकरीबन तस्वीर साफ करता जा रहा है। मतगणना को पूरा होते हुए बमुश्किल 3 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ है। धीरे धीरे टीवी रूम से विपक्षी दलों के प्रवक्ता साफ होते जाएंगे। दिखेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के रुझान ही ऐसे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा जुड़ चुके हैं। 4 राज्यों में भाजपा चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है। पंजाब में साफ है, लेकिन बाकी 4 राज्यों में भाजपा ही भाजपा है। शिवरतन जी, पहली प्रतिक्रिया, सांस ठीक से आ रही होगी? उत्तर प्रदेश में ना केवल वापस आ रहे हैं, बल्कि ठीक से वापस आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है कि 4 प्रांतों में उनकी सरकार फिर से वापस आ रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर पहले असम में घूमते रहे और अब उत्तर प्रदेश में घूमते रहे, परिणाम सामने है। पर उसके बाद भी मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई देना चाहता हूं। इस परिणाम के बाद केंद्र की राजनीति में उनका कद और बढ़ेगा। अंधे में काणे राजे के रूप में वो पूजे जाएंगे, कांग्रेस में उनकी पूछ परख रहेगी, इसलिए उनको बधाई देना चाहता हूं। आप उनको बधाई देना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरीके से आपकी रणनीति विफल रही है, उस पर अपनी पार्टी को कोई सलाह, कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीढ़ी के सहारे शिखर छूने की कोशिश में आप थे। 70-72 सीटों पर चुनाव लड़े थे। गठबंधन 7 सीटें भी नहीं जीत पा रहा है। जिनका साथ आपने लिया था वो खुद अपनी परंपरागत सीट पर पीछे चल रहे हैं। खुशी के इस दौर में भूल तो नहीं जाएंगे पंजाब की हार को शिवरतन जी? पंजाब के बारे में बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार पंजाब में लगभग 65 से 70 सीट पे चुनाव लड़ी जी, और अमरिंदर सिंह जी से गठबंधन हुआ। अमरिंदर सिंह जी की पार्टी नई पार्टी थी। उसके बाद भी पिछले बार हमारे वहां 3 विधायक थे और अभी हम 5 स्थानों पे आगे चल रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम पंजाब में साफ हो गए। पंजाब में हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, पहले से हमारी सीटें बढ़ रही है और निकट भविष्य में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख दल के रूप में उभरेगी। ये 2022 के चुनाव से ये संदेश जा रहा है। 2022 से ये संदेश जा रहा है? थोड़ा अचंभित हूं मैं इस संदेश को समझ पाने। शिवरतन जी, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। 8 साल से देश में आपकी सरकार है, पंजाब के संदर्भ में इतनी कोशिशें आपने की, 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 10% सीट भी नहीं जीत पा रहे। गठबंधन जीत रहा है 117 में से। जो 7 सीटों पे आप आगे चल रहे हैं ना, उसमें भाजपा 7 सीटों पे आगे नहीं चल रही है, गठबंधन 7 सीटों पे आगे है। 10% की भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। क्या आपको नहीं लगता है नए सिरे से विचार करने की जरूरत पंजाब के संदर्भ में आपको है, या नकार देना चाहते हैं इस असफलता को? भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में नए सिरे से ही शुरुआत की जी। किसान आंदोलन का असर था, उसके चलते अकाली दल से हमारा गठबंधन टूटा और चुनाव के शुरुआती दौर में तो स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में घुस नहीं पा रहे थे। और उसके बाद हमारा गठबंधन हुआ और गठबंधन के पश्चात हमने वहां प्रवेश किया है। मैंने बोला ना, 2022 पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए एक नए वर्ष के रूप में शुभ संकेत लेकर के आया है। और आने वाले वर्षों में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख दल के रूप में पंजाब में रहेगी। शिवरतन जी, एक सवाल और, क्या भाजपा की सफलता पे बात करके मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता। उन विषयों पे बात की जानी चाहिए जिसके संदर्भ में सामान्य तौर पर बात नहीं होती। 2014 में आप सत्ता में आए देश में, आम आदमी पार्टी आई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 8 साल में इतनी मेहनत की कि 88 सीटें जीत रही है। क्या समय नहीं आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से कुछ सीखने की जरूरत है? दिल्ली में आपके नाक के नीचे वो जैसी सफलता हासिल करती है, और पंजाब में आपकी कोशिशों के बीच में किसान आंदोलन से आम आदमी पार्टी का क्या सरोकार, इसके बाद भी जीती। क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल से अब हमें भी सीखने की जरूरत है? पार्टी ने पहली बात। दूसरी बात, आप दिल्ली का उल्लेख कर रहे हैं। दिल्ली में ठीक है, हम विधानसभा का चुनाव हारे, पर लोकसभा की सातों सीट 2014 और 2019 में हम जीते। और आने वाले लोकसभा चुनाव में पंजाब का परिणाम भी बीजेपी के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। तो कुल मिलाकर भविष्य की उम्मीद के साथ में शिवरतन शर्मा जी, लेकिन वो बेहद उत्साहित है इस समय 4 राज्यों की जीत के समय। बहुत बहुत धन्यवाद शिवरतन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो कुल मिलाकर तस्वीरों का सिलसिला जारी है। नए नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जो संगठन के ही व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ होंगे। तो वीडी शर्मा जी हमारे साथ में आ चुके हैं। वीडी शर्मा जी, जो कुछ रुझान आए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हिमांशु जी, मेरी पहली प्रतिक्रिया है कि इस देश के अंदर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है जी। जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों का जीवन बदला है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के अंदर जो व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इस देश की जनता का विश्वास है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भय मुक्त उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो बना, तो माननीय प्रधानमंत्री के साथ योगी जी के इस अभियान को भी जनता ने समर्थन दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे नेतृत्व के प्रति और जनता का गरीब कल्याण की योजनाओं में जो विश्वास है, उसके आधार पर प्रचंड बहुमत की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रचंड बहुमत की जीत प्रधानमंत्री जी के चमत्कारिक नेतृत्व में मिली है। तो ये प्रचंड जीत के बीच में पंजाब की प्रचंड हार के संदर्भ में भी वीडी शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे? इस हार के लिए कौन जिम्मेदार? नहीं, पंजाब में हिमांशु जी, आप अगर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें प्लस कर रही है जी। आज के समय में जो पंजाब की जो स्थिति थी, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, जो जिनको आज पंजाब के अंदर जो ट्रेंड में उनको जो बढ़त मिली है जी, मैं ऐसा मानता हूं कि पंजाब की जनता भी माननीय प्रधानमंत्री और हमारी योजनाओं के प्रति आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत के साथ समर्थन मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जो हुआ है वहां पर, आपने पंजाब की परिस्थितियां देखी होंगी जी। और ये जो लोग हैं, जिस प्रकार से जिन्होंने दिल्ली के अंदर किया, उसी प्रकार से पंजाब के अंदर भी जो करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर हमारा संगठन, माननीय प्रधानमंत्री जी तो लगातार, आपको ध्यान में कि देश के लिए 24 घंटे काम करने वाले ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश का, लेकिन पंजाब के अंदर भी हमको कहीं न कहीं पुराने उसके आधार पर तो हमको थोड़ा बहुमत मिलेगा ही, आगे भी हम जाएंगे। लेकिन ये जो हुआ है, इसके बारे में जरूर हमारा संगठन तो इस पर हमेशा से ही अपनी चीजों के बारे में तैयार रहता है कि यहां पर हुआ। और पंजाब में आप जैसे लोगों का आना, ये छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, मैं तो इसको थोड़ा दुर्भाग्यजनक मानता हूं। लेकिन चूंकि जनता जनार्दन है, जनता ने अगर उनको विश्वास दिया है, तो जनमत का समर्थन और जनमत का विश्वास और उसको सम्मान करना, ये तो सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी इस पर जरूर हम लोगों को तो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी आगामी समय में पंजाब के अंदर भी इतिहास बनाएगी। क्या अजीब स्थिति है वीडी शर्मा जी, आप पश्चिम बंगाल में मेहनत करते हैं, 3 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे, तो इस बार जब चुनाव हुए तो आप 77-78 सीटें जीतते हैं। पंजाब के संदर्भ में आप 3 सीटें जीतते हैं, और वीडी शर्मा जी जैसा कुशाग्र संगठक, प्रदेश अध्यक्ष आप बाद में हैं, संगठक पहले हैं, और ये दलील देने के लिए मजबूर होते हैं देखिए पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा जीत रहे हैं। पीड़ा नहीं है आपको इन खुशी के क्षणों में कि पंजाब में कुछ नए सिरे से करने की जरूरत है, नई योजना के साथ जाने की जरूरत है? संगठक हैं आप, इस दृष्टि से कुछ सोच नहीं है? बिल्कुल हिमांशु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पंजाब में जो करना है वो बिल्कुल होगा। और हमारे संगठन माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के आधार पर पंजाब भी अछूता नहीं रहेगा। मैंने इसलिए कहा ना कि पंजाब अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि आज परिस्थितियां क्या बनी हैं, उन परिस्थितियों के कारण से आपको ये जो ट्रेंड आ रहे हैं उनको बहुमत मिल रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, और हम सब लोग मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जरूर पंजाब के अंदर भी जो कुछ जरूरी होगा वो जरूर करते हुए हम वहां पर भी अपना स्थान बनाएंगे। अरे एक आपसे जो बात करनी है वीडी शर्मा जी, वो ये जानना है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो रुझान दे रहे हैं, आपका मन दर्द से नहीं भर रहा है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल किस स्थिति में पहुंच रहा है? कोई टिप्पणी करना चाहिए वीडी शर्मा जी इसके संदर्भ में? कुछ मदद करने का इरादा है? भाई इतना पुराना राजनीतिक दल है, उसको इस स्थिति से उबारने के लिए कोई प्रयास, कोई कोशिश वीडी शर्मा जी या उनकी पार्टी से हम उम्मीद कर सकते हैं? हिमांशु जी, इसके बारे में मैं जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस देश के अंदर दल नहीं बचा जी, ये एक परिवार के अंदर सिमट के रह गया जी, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है।
आज पूरे देश के अंदर। मैं कल मध्य प्रदेश के हमारे पार्षदों के चुनाव हुए थे, 20 पार्षदों के, वहां 12 बीजेपी जीत करके आई। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है, छिंदवाड़ा के अंदर जीत करके आई, कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां कांग्रेस का अस्तित्व हो। कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण, कांग्रेस अपने नेतृत्व के कारण, जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का चरित्र कांग्रेस का, माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर कहा कि इनके जीन्स में अभी भी फूट डालो राज्य करो, ये जनता अब समझ गई कि ये अंग्रेजों की नीति थी, चली गई, अब ये कांग्रेस की नीति नहीं चल सकती। लेकिन आप जैसे लोग भी अभी थोड़ा विद्यमान हैं, वो दिल्ली के अंदर और थोड़ा पंजाब के अंदर उनको अगर समर्थन मिल रहा है तो यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय। ये उसी की बी टीम है जो देश विरोधी ताकतों के साथ काम करने वाली बी टीम है ये सब। तो इसलिए इसके बारे में भी मुझे लगता है कि चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। और देश के अंदर कांग्रेस के जो हाल है वो तो आपने देखा ही है, कांग्रेस आज किस स्थान पर जाकर के खड़ी है। हाँ, तो संघ परिवार से दीक्षित व्यक्ति हैं वी.डी. शर्मा जी। थोड़ा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में न केवल भाजपा जीत रही है बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ बढ़ती दिख रही है। आपके पास मॉडल था, आपने बताया अयोध्या हो गया, काशी भी हो गया, अब मथुरा की बारी है। क्या इन 5 सालों में मथुरा के संदर्भ में कोई उम्मीद करें या केवल नारे तक रहा? थोड़ा समय लेंगे, जैसे अयोध्या तक पहुंचने में 20-22 साल आपने ले लिए, 30 साल ले लिए, तो ऐसे ही अब मथुरा की बारी के लिए भी 5 साल में है या 3, 4, 5 चुनाव निपटा देंगे मथुरा की उम्मीद के जगाते जगाते? हिमांशु जी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो केवल देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी एकमात्र राजनेता नहीं है, वो एक आध्यात्मिक पुरुष हैं जी। और जो प्रधानमंत्री देश का चुनने के बाद, चाहे पहली बार या दूसरी बार, एक आध्यात्मिक शक्ति पर जाकर के एनर्जी को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आध्यात्मिक पुरुष भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस भारत के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो 500 वर्षों के इतिहास में राम मंदिर का मुद्दा था, माननीय प्रधानमंत्री की कुशल रणनीति से, माननीय न्यायालय के साथ देश के अंदर सहजतापूर्वक हो गया। धारा 370 के बारे में कहा जाता है देश के अंदर कभी संभव नहीं है जी। हम लोग वो थे जो 1990 के अंदर जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा, हम नारा देकर के जाते थे जी। आज वो धारा 370 देश के अंदर नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है। देश के अंदर कोई भी ऐसी बातें होंगी, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो इस देश के अंदर बचेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से चीजें होंगी देश के अंदर जी। ये केवल कोई अकेले नहीं होंगी, सबके प्रयासों से होंगी। इसलिए देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री संकल्पित हैं। उन सारे कामों को इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक बात जानने में दिलचस्पी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वी.डी. शर्मा जी अभी बता रहे थे कि देखिए पंजाब में हमारी 3 सीटें थी, अब हम 5 सीटें जीत रहे, 2 सीटें बढ़ रही हैं। पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं वी.डी. शर्मा जी कि समाजवादी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर रही है। 48 सीटें थी, 112 सीटों पे आगे चल रही है। आप 2 सीटों के उदाहरण से खुश हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव को आज क्या करना चाहिए? नहीं, अखिलेश यादव बिल्कुल खुश हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है जी, उसका परिणाम है कि आज प्रचंड बहुमत 262 तक अभी आते आते मुझे लगता है और हम प्रचंड बहुमत की ओर जा रहे हैं जी। और लगातार चुनाव जीतना जी लोकतंत्र में ये आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जी जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अमित शाह जी की रणनीति और हमारे योगी जी ने जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, उसको समर्थन जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है। ये भयमुक्त शासन की जीत है या रणनीति की जीत है जिसके तहत बहन जी को घर में बिठाया? वी.डी. शर्मा जी। हिमांशु जी, ये अमित शाह जी की कुशल रणनीति तो हमेशा से रही है इस देश के अंदर, कोई भी चुनाव हो जी। और माननीय प्रधानमंत्री के प्रति मैंने कहा कि विश्वास है जी। और जिस प्रकार से योगी जी ने जो काम किया है, आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, सड़क, बिजली, पानी जी। और जिस प्रकार से जो गुंडिज्म था बीएसपी, एसपी, इन लोगों की अपराधीकरण की प्रवृत्ति राजनीति में जो इन्होंने किया था, जनता ने उससे बचने का काम किया। और जनता को जो लग रहा था कि योगी जी ने जो पूरे माफियाओं को समाप्त कर दिया,
इन माफियाओं को समाप्त करके आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया, उसका समर्थन जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री के प्रति भी अथाह विश्वास है। देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि हमने कांग्रेस के संदर्भ में भी बात कर ली, आम आदमी पार्टी के संदर्भ में भी बात कर ली। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, रुझान है हमारे पास में, उसमें 265 सीटों पे भाजपा आ गए, 113 पे समाजवादी पार्टी आ गए है। बहुजन समाज पार्टी जिसने 2007 से 2012 तक स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाई थी, मात्र 4 सीटों पे आ गए हैं। वीडी शर्मा जी को लगता है कि इस पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए? हिमांशु जी, इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है जी। माननीय प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति में वर्क कल्चर खड़ा कर दिया है जी। वो हम सांसदों को भी कहते हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को कहते हैं, जनता के प्रति जनता का विश्वास जीतना। और माननीय प्रधानमंत्री एक चीज कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी, जिनको हमेशा कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, उन मित्रों ने भी भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में कहीं न कहीं समर्थन देकर के सबका विश्वास जीतने की बात और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है, उसमें भी हम सफल होते दिख रहे हैं। और केवल जाति की राजनीति करना, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इस देश से बाहर जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हिमांशु जी, समय दूर नहीं होगा, पंजाब में जरूर बढ़त इनको मिली होगी आपको। ये भी वही लोग हैं, ये भी जल्दी देश से साफ हो जाएंगे। जहां पर कुछ जगह पर इनको अगर मिल गया है तो वहां से ये भी जल्दी साफ हो जाएंगे। मिला नहीं है वीडी शर्मा जी, एक तरफा मिला है। 117 सीटें हैं, 90 सीटों पे आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। भाजपा ढूंढती रह गई, ऐसी सफलता मिली नहीं कहीं। बिल्कुल कोई टिप्पणी है आपकी? ऐसे देश विरोधी ताकतों को पंजाब के द्वारा पसंद किया गया। अगर आपकी बात में भरोसा करें, पंजाब की मानसिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी, हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा लोकतंत्र में हम जनमत का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बात मैं जरूर कहता हूं कि इनको समझने में जनता देर नहीं करेगी। दिल्ली की जनता ने भी इनको समझ लिया है, इनको चरित्र को भी समझ लिया है, इनके व्यवहार को भी समझा है, पंजाब के अंदर भी समझ लेगी। वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ही यह समय आएगा। एक और विषय पर टिप्पणी चाहिए, हालांकि यह सवाल आपको उत्साहित ही करेगा। एन चुनाव की प्रक्रिया के दौरान 3 योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भाजपा छोड़ी। हमारे पास ताजा तरीन रुझान यह है कि वो तीनों मंत्री जो थे वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं। क्या संदेश है इसका वीडी शर्मा जी, आपके अनुसार? संदेश यह है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति, हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम हमेशा सामूहिक नेतृत्व पर आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास है। अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जाने वाले लोग, देखिए इतना बड़ा दल है जी, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसके 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शासन व्यवस्था में काम करते हैं, तो कुछ प्लस माइनस हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे यहां नहीं होता होगा, हो गया होगा जी, लेकिन उनको जनता जवाब देती है कि भारतीय जनता पार्टी ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश पहले मानती है, इसलिए इस दिशा में अगर कोई विमुख होने का प्रयास करता है तो जनता उसको भी जवाब दे देती है। अब इस पूरी बातचीत का आखिरी सवाल वीडी शर्मा जी, बड़े स्तर पर राजनीतिक प्रेक्षकों का यह आकलन है कि भले ही कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में भाजपा के तमाम नेता बोलें कि एक परिवार तक सिमट कर रह गई है, पर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी ये आकलन है कि ये 2 लोगों तक सिमट कर रह गई है। इस परिणाम के बाद में ये जो सिमट जाना है 2 लोगों के बीच में और बढ़ जाएगा। कोई परिणाम ऐसे हैं, कितना डराता है भाजपा के नेताओं को ये 2 लोगों तक सिमट जाना? हिमांशु जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट पर काम करती है। माननीय राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ये टीम स्पिरिट है, भारतीय जनता पार्टी की टीम है जिनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि 24 घंटे 365 दिन जो व्यक्ति इस देश के लिए एक दिन की छुट्टी नहीं लेता, जनता के अंदर, जनता के गरीबों के कल्याण के लिए काम करता है, मैं तो कहूंगा कि इस दुनिया के अंदर
भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को दुनिया सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानती है, इस भारत के गरीबों के मसीहा हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम इस प्रकार की बातें कोई विपक्ष के लोग कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमारे नेतृत्व पर अथाह विश्वास, इस देश के अंदर और जनता का अथाह विश्वास, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वीडी शर्मा जी का कहना है कि न केवल कार्यकर्ताओं का बल्कि जनता का भी भाजपा के इस नेतृत्व में भरोसा है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडी शर्मा जी, और आपको बधाई। रुझानों के जो प्रारंभिक संदेश हैं उसके मद्देनजर 4 राज्यों में आप वापसी कर रहे हैं बहुत धमाकेदार तरीके से। बहरहाल, तो आइए, हमारे साथ वीडी शर्मा जी थे, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमारे पास में रुझान अब स्पष्ट तस्वीर बयान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जैसा कि आकलन था उसी के अनुरूप रुझान है। भारतीय जनता पार्टी एक ठीक ठाक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। पिछली बार के मुकाबले नुकसान है उसे, तकरीबन 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान है, लेकिन इसके बावजूद भी वह एक ठीक ठाक बहुमत के साथ है। 403 विधानसभा सीटें हैं, 265 सीटों पर भाजपा आगे, 124 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। बहुजन समाज पार्टी एक ताकत के तौर पर अब उत्तर प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है, मात्र 4 सीटों पे आगे हैं। कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले भी पीछे है। प्रियंका गांधी की तमाम कोशिशें चर्चाओं में लाने में भले ही कामयाब रहीं, लेकिन उसे सीट दिला पाने में कामयाब नहीं रही। कुल 4 सीटों पर आगे है, अन्य 3 सीटों पर संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश अभी भी भाजपा के साथ है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया है। भाजपा पिछली बार के मुकाबले नुकसान में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बहुमत के साथ 44 सीटों पर आगे है। कांग्रेस उसके मुकाबले आधी है, 23 सीटों पर आगे है। आपने भले ही कर्नल कोठियाल को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया, लेकिन वह ना तो वह खुद जीत रहे ना अपनी पार्टी को जिता रहे, किसी सीट पर आगे नहीं, अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। मणिपुर के संदर्भ में भाजपा सत्ता में रहेगी, संदेश साफ है, 25 सीटों पर भाजपा आगे है, कांग्रेस मात्र 12 पे है, अन्य 23 पे है। गोवा में मामला अभी भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं दे रहा है, लेकिन कांग्रेस से आगे बनाए हुए है, 18 सीटों पर भाजपा है, कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे है, अन्य 9 पर आगे है। कुल मिलाकर भाजपा 4 राज्यों में सत्ता में आते दिख रही है। आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल में तब्दील होती दिख रही है। पंजाब में सुनामी चल रही है, लहर चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान उठा हुआ है। 117 सीटों में से 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार और राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी मेरे साथ में हैं। गिरिजा शंकर जी की पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों पे को आए हुए अभी 3-3.5 घंटे हुए हैं, और आमतौर पर यह माना जाता है कि ये बहुत प्रारंभिक रुझान है और आगे तस्वीर बदल सकती है। लेकिन आज के जो रुझान है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता। जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एक तरह से सेट हो गया है और चुनाव परिणाम भी लगभग इसी के आसपास होंगे। 4 राज्यों में सरकारें बीजेपी की रिपीट हो रही हैं और पंजाब में कांग्रेस हार रही है। इसका जो एक निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि सरकारें अपनी एंटी इनकम्बेंसी या अपनी अलोकप्रियता के कारण नहीं जाती जब तक के कि विपक्ष में एक ऑल्टरनेटिव विपक्ष मजबूत सामने न हो। पंजाब में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने एक बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। कांग्रेस की अपनी जो गलतियां थी, अपनी जो खामियां थी, उसका भरपूर फायदा उसको मिला क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव के रूप में वहां मौजूद थी। वैसी स्थिति बाकी राज्यों में देखने को नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बन रही है उसकी सीटें लेकिन बहुत कम हो रही हैं। आप देखेंगे कि चुनाव के शुरुआती दौर से ही आमतौर पर एक अवधारणा ये पूरे बन चुकी थी मीडिया में, मीडिया के बाहर भी, कि कैसे भी करके बीजेपी की सरकार तो बन जाएगी लेकिन सीटें उससे नहीं आएंगी। लगभग परिणाम जो है या जो रुझान है वो उसी की तरफ इंगित करते हैं। और यदि 250 सीट के आसपास बीजेपी रहती है तो सरकार तो उसकी बन जाएगी, लेकिन वो जो धमक है 300 सीट से ऊपर पाने वाली, वो धमक बीजेपी की नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश में जो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी चीज है, एक अच्छा विपक्ष, लगभग 125 सीट का विपक्ष उत्तर प्रदेश में उभरने की जो संकेत हैं
वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। बहुत अलग दृष्टिकोण दिया गिरिजा शंकर जी ने उस पूरी बातचीत के अंदर कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में आ रही अच्छी बात है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है। वो विपक्ष उत्तर प्रदेश में उभरता हुआ दिख रहा है, लेकिन पंजाब में विपक्ष का अभाव दिख रहा है। गिरिजा जी, आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, 117 सीटें, 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी आ गई। ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो अब तक पंजाब की सियासत के पहचान हुआ करते थे, बादल परिवार 95 साल की उम्र में लंबी सीट से प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार रहे हैं, ठीक ठाक अंतर से। कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 साल की उम्र में अपनी रियासत अर्थात पटियाला से चुनाव हार रहे हैं। पंजाब की अस्मिता के पहचान, पंजाब मॉडल की बड़ी बड़ी बात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी की कब्र खोदते खोदते अपनी सियासी कब्र तैयार कर लिए, वह भी अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पार्टी का बेड़ा पार करने वाले थे, खुद का बेड़ा गर्क कर लिए, दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं। इन रुझानों पर कोई टिप्पणी आपकी? देखिए, जिस तरह से हम ये धारणा बना के चलते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह या प्रकाश सिंह बादल का परिवार पंजाब की राजनीति के मतलब पुरोधा रहे हैं, शायद यही गलत धारणा इन नेताओं ने भी बना ली थी, जिसका परिणाम उनको आज भोगना पड़ रहा है। एक काफी समय से आप देखेंगे कि अकाली दल उतना रिलेवेंट नहीं रह गया था पंजाब की राजनीति में, और जब बीजेपी से उसने अपना गठबंधन समाप्त किया तो उनको ये उम्मीद थी कि जो कुछ पंजाब की राजनीति है वो हम गवर्न करेंगे, और बीजेपी के साथ नाता तोड़ने के बाद हमारी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि हालिया दौर में ये तमाम नेता जो है वो रिलेवेंट हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से पार्टी ने मुख्यमंत्री पद से हटाया और बाद में वो पार्टी से अलग हुए, तो उनको भी ये गुमान था कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं और पिछली सरकार मेरे कारण कांग्रेस की वहां बनी थी, कांग्रेस के कारण नहीं थी। तो उनका भी ये गुमान टूटता हुआ दिखता है, क्योंकि ये लोग इस बात को महसूस नहीं कर पाए कि बदले दौर में पंजाब की जो आम मतदाता हैं उनका रुझान बदल रहा है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस में एक बहुत अच्छी शुरुआत चन्नी को लाकर कांग्रेस ने की थी, एक बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, जो तरीका था हटाने का, जिस तरह सिद्धू को सिर पे बैठा दिया गया और सिद्धू की तमाम वो हरकतें जो किसी भी पार्टी में कहीं भी मतलब वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उसको तवज्जो दिया गया, उसको महत्व दिया गया। तो कांग्रेस ने तो आजादी के बाद के चुनाव को देखें तो किसी भी राज्य में, किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में इस कदर सुसाइडल निर्णय लेने वाला जो है ये पहला उदाहरण होगा। कोई भी पार्टी इस तरह के फैसले नहीं लेती, और जिस तरह से कांग्रेस ने फैसला लिया, उसने एक तरफ आम आदमी पार्टी को एक बड़ी ऊंचाई देने में मददगार बनी, और कांग्रेस का कबर इसी में खुद गया, और उसमें चन्नी भी उसके शिकार हुए और खुद सिद्धू भी उसके शिकार हुए। इसमें मैं सिद्धू की गलती कम मानता हूं, पार्टी हाईकमांड की बहुत बड़ी गलती मानता हूं। उनका जो पूरा निर्णय था वो पार्टी को खत्म करने वाला निर्णय था। कुल मिला के पार्टी को खत्म करने वाले निर्णय थे। मेरे साथ में शशि रंजन जी हैं। शशि जी, आपसे जो समझने की बात है वो ये है कि हमारे साथ थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत थे। टिकैत ने कहा कि अब हमारी दवाई सीटों का नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार के मुकाबले, और तकरीबन 75 सीटों का फायदा हो रहा है समाजवादी पार्टी को पिछली बार के मुकाबले। क्या किसान आंदोलन इसी रूप में व्यक्त हो रहा है, या इससे इतर इस आकलन को देखें? क्योंकि बार बार ये सवाल था कि क्या किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश के चुनाव में असर दिखाएगा? क्या भाजपा के खिलाफ एक साल तक डटे रहे हुए किसान वोटों की शक्ल में भी अपने गुस्से को जाहिर करेंगे? किसान आंदोलन का असर तो जरूर दिख रहा है हिमांशु जी, और उसकी वजह ही एक बड़ा फैक्टर है किसान आंदोलन। जो मुस्लिम समुदाय का जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जो समाजवादी पार्टी के ग्राफ को बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि कांग्रेस और बीएसपी साफ हो रही है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जातीय गोलबंदी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चुनाव का एक बहुत ही कड़वा सच है, जिसे आप नकार नहीं सकते हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे
कोई भी हो वो इस ताने बाने को बुनती है। और मैं लगातार ये कह रहा हूं कि मायावती का गिर जाना या बीएसपी का इररिलेवेंट हो जाना ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और मैं शुरू से ये कह रहा हूं जब से मैं उत्तर प्रदेश घूम कर आया कि मायावती की पार्टी बीएसपी अगर 14-15% पे जाती है, क्योंकि वांछे जी जब मैं वहां पर घूम रहा था ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जब मैं लोगों से बात करता था तो जातियों में बटे हुए लोग थे, एक मतलब ऑलमोस्ट 95%। और मायावती का बीएसपी का गिर जाना और दलित वोट किसी भी सूरत में वो जाटों के साथ या यादवों के साथ नहीं जा सकती है। वो एक सामाजिक ताना बाना इस तरीके का है एक विकल्प के तौर पर। और पहले भी हमने देखा है कई राज्यों में, बिहार में भी और हरियाणा में भी, दूसरे राज्यों में भी दलित का एक बड़ा चंक बीजेपी के साथ गया है जी। और ये इसको फायदा दे रहा है। मैंने पहले भी कहा कि 14-15% पे अगर बीएसपी रहती है तो बीजेपी 250 बीएसपी का वोट कितना रहता है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी सीटों की शक्ल में ये अपने आप में यकीन करना मुश्किल है कि जो बहुजन समाज पार्टी की पहचान उत्तर प्रदेश रहा है, जिस बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, वहां दहाई पे भी नहीं पहुंच रही है। कांग्रेस वाली स्थिति को बसपा प्राप्त होती दिख रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन मैं गिरिजा शंकर जी के पास में आना चाहता हूं। गुरविंदर सिंह ढिल्लों हमारे साथ में हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पंजाब से। उनके लिए मेरा जो सवाल है गिरिजा शंकर जी के पास, वो उनके लिए भी बड़ा उत्सुकता का विषय हो सकता है। मध्य प्रदेश की सियासत का बहुत बड़ा नाम रहे कप्तान सिंह सोलंकी, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, उसके बाद हरियाणा और पंजाब के गवर्नर रहे। उन्होंने एक ट्वीट किया है गिरिजा शंकर जी, और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आम आदमी पार्टी जब जीतती है तो सभी का सुपड़ा साफ कर देती है, उसकी कार्यशैली का अनुकरण करने की जरूरत है। 4 राज्यों में जीत रही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे कप्तान सिंह सोलंकी का यह ट्वीट, और इस पर गिरिजा शंकर जी आपकी प्रतिक्रिया। ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है सोलंकी जी की। आप देखिए कि बीजेपी के अंदर